बात करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि पता होगा कि आज आपका जो टेस्ट हुआ है 121 नंबर साइंस का टेस्ट हुआ है। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और ये पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है तो मिलान करना है। कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके बारे में, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ब्रोगली हमारा जो हाइपोथेसिस था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तभी जाकर के ये सारा चीजें पता चल पाएगा। तो सबसे पहला आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको नोट करना पड़ेगा और ध्यान रखना है। अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ पर हाई एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, अगर मान लेते कि कोई भी पदार्थ हम लोग ले लिए, ये हमारा कोई भी पदार्थ हमारा है, इस पदार्थ पर हम लोग क्या करते हैं, हाई एनर्जी का हम लोग फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमको इसको डालते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला हमारा रेडिएशन होता है ना, उसको इसके ऊपर हम लोग गिराते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को हम लोग क्या करते हैं, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमारा होता है जब इस पदार्थ से जाकर के टकराता है तो पता चलता है कि इस पदार्थ जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन हमारा था, अगर इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस को जब हम लोग किसी पदार्थ के ऊपर हम लोग गिराते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, तो क्या होगा, तो उस पदार्थ के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन जब हम लोग किसी पदार्थ के ऊपर में गिराते हैं, जब किसी पदार्थ के ऊपर में गिराते हैं, मान लेते ये पदार्थ हमारा है और इस पदार्थ के ऊपर जैसे ही हम गिराते हैं तो पता चलता है कि उस पदार्थ की जो वेवलेंथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। वेवलेंथ क्या हो गई, तो बढ़ गए। तो जब कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस को किसी पदार्थ पर आप डालते हो तो पता चलता है कि उस पदार्थ की, ये पदार्थ है हमारा और पदार्थ के ऊपर हमने क्या किया, तो पदार्थ के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस को जब मैंने डाला तो उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। पहले वेवलेंथ हो सकता है कि इसका छोटा होगा और बाद में इसका वेवलेंथ बड़ा हो गया, और जब इसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो एनर्जी क्या होगा, कहीं एनर्जी इसका घट जाएगा। एनर्जी घटेगा तो साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, तो कहीं घट जाएगी। ये कहां से हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोगों को इक्वेशन पता है कि एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू हमारा एच नी होता है, इक्वल टू में हमारा क्या होगा, तो एस सी अपॉन में लेमडा होता है। इसका मतलब एच और सी कांस्टेंट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में एनर्जी जो है ये हमारा समानुपाती होता है आवृत्ति का, और वित्तोकर्मानुपाती होता है किसका, तो वेवलेंथ का वित्तोकर्मानुपाती होता है। इसका मतलब है कि ऐसा हम कैसे कह पाए, तो जैसे ही किसी भी पदार्थ पर आप हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को आप डालते हो, हाई फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग की हम बात करते हैं, क्योंकि रेडिएशन की बात हो रही तो उसमें तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही आएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, जैसे गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कहने का मतलब आप एक्सरे की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरे की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसकी बात कर रहे हैं, आप यहां पर गामा रे की आप बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, चूंकि रेडिएशन है तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे किसी पदार्थ पर ये पड़ती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। मेरे भाई, अगर किसी का वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो उसकी आवृत्ति घट जाएगी, वेवलेंथ बढ़ने से उसकी आवृत्ति घट जाएगी, तो दोनों उल्टा है। और अगर आवृत्ति घटी तो उसका एनर्जी भी घट जाएगा। इसीलिए अगर वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी घटा, एनर्जी घटा तो आवृत्ति घट गया, ऐसा हमारा होता है। ये कॉम्पटन इफेक्ट दर्शाता है। तो हमारा ये कहेगा कि कॉम्पटन इफेक्ट हमारा किसको दिखाता है, तो कहने कहें वेवलेंथ में परिवर्तन लाता है, एनर्जी में परिवर्तन लाता है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन लाता है। इसका मतलब है कि इसका मिलान हम लोग किसके साथ करेंगे, तो ए का मिलान जो है हम लोग किसके साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 कहां गायब हो गया है, यहां पर मेरे भाई मेंशन नहीं किया हुआ है, इसको कह दीजिए क्या, ये ए कह दीजिए, ए बी सी डी करके होना चाहिए, टाइपिस्ट लगता है यहां पे छोड़ दिया है। इसको आप एक काम करिए, यहां पर ए नहीं, इसको आप 1 2 3 करके देख लीजिए। यहां पर इसको कर लीजिए कि ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई ऊर्जा में परिवर्तन, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, वेवलेंथ में परिवर्तन कॉम्पटन इफेक्ट करता है। कॉम्पटन इफेक्ट से किसमें परिवर्तन आता है, तो कॉम्पटन इफेक्ट से जब भी परिवर्तन आएगा तो इसमें परिवर्तन आता है। कॉम्पटन इफेक्ट से कहेंगे वेवलेंथ में परिवर्तन, एनर्जी में परिवर्तन और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि उससे किसमें परिवर्तन, तो फोटोन के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णन से ऊर्जा में परिवर्तन आता है। ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाया जाता है, यानी आप यहां पर सीधा कह सकते हो एनर्जी में परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस चीज के लिए
हम कहेंगे यहां पर सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा, तो ए का जो हमारा होगा वो 4 मैच करेगा। तो ए का हमारा 4 मैच करेगा, इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है इसके लिए हमारा क्या, तो कहेंगे ए का 4 मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है। तो ए का 4 यहां भी है, ए का 4 यहां भी है, ए का 2 यहां है, तो दूसरा ऑप्शन खत्म, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं मेरे भाई। दूसरा हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, दूसरा हमारा क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करते हैं। इन शॉर्ट आपको समझना है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था, आइंस्टीन को याद रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई हमारा एक प्लेट होता है, कोई एक मेटल का प्लेट होता है, ये हमारा मेटल का कोई क्या है, तो प्लेट है, और इस मेटल के प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, और इस पर क्या होती है, तो इस पर जब हमारा एनर्जी पड़ता है, इस पर जब हमारा एनर्जी पड़ता है, सूर्य की जो एनर्जी होती है, सूर्य की जो एनर्जी होती है, इस पर जैसे ही पड़ती है, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो जब कभी भी मेरे प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात करेगा, तो आप सीधा कहेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का रिलेशन हमारा किसके साथ है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का क्वांटीनीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी फोटो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा किससे रिलेटेड होगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होगा, इसलिए हम बी का क्या मैच करा देंगे, तो 2 मैच करा देंगे। उसके बाद आता है हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमारा होता है, इनका कहना था, हाइजेनबर्ग का कहना था मेरे भाई, न्यूटन ने बोला था कि हमारा प्रकाश क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, प्रकाश हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए यंग्स, उन्होंने बोला नहीं प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश हमारा एक वेव है। बाद में मेरे वहां हाइजेनबर्ग ने बोला कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी हमारा एक पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारा वेव की तरह है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, कण भी है। इस बात को ध्यान रखना। तो हाइजेनबर्ग का कहना था कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या, तो कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन हमारा वेव की तरह भी हमारा ये वेव की तरह वेव नेचर भी है इसका, और साथ साथ ये हमारा क्या, तो कहेंगे इसमें हम कहेंगे ये हमारा एक पार्टिकल है। इस बात को ध्यान रखना। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं, हाइजेनबर्ग ने शायद उन्होंने बताया था, नहीं हाइजेनबर्ग का ये रिलेशन नहीं था मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। डी ब्रोगली, ये तो हमारा रिलेशन जो था ये हाइजेनबर्ग का नहीं था, ये डी ब्रोगली का था। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का ये कहना था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये कहना था, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डेल्टा पी गुना में क्या कहते हैं, तो डेल्टा पी गुना में dx की बात करते हैं, ये ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, तो कहेंगे h अपॉन में हमारा 4 पाई होता है। ये रिलेशन हमारा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई होता है। इसको मोमेंटम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग का कहना ये है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इनका स्टेटमेंट हमारा क्या है, इस बात को समझिएगा। इसका स्टेटमेंट हमारा क्या है कि अगर हम ऐसे बोले, इनका स्टेटमेंट हमारा ये है कि साइमल्टेनियसली एक्यूरेट, ध्यान रखना मेरे भाई, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली हम किसके बारे में नहीं बता पाते हैं, तो याद रखना है कि पोजीशन और मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते हैं। सही तरीके से हम पोजीशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, और साथ ही साथ किसकी बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम की बात करते हैं, जिसको संवेग कहते हैं। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनका हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनका हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, या फिर इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, इसका मापन नहीं कर पाते, साथ साथ दोनों का मापन नहीं कर पाते, इस बात को ध्यान रखना, मापन नहीं कर पाते हैं, ये इनका स्टेटमेंट था। साथ साथ दोनों का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली, यानी पूरी तरीके से हमारा पूरा एक्यूरेसी के साथ इसके पोजीशन और मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते या उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। यह हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हमारा था, और उसके लिए हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यह फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी गुना में डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई होता है, जहां पे डेल्टा पी मोमेंटम है, डेल्टा एक्स हमारा पोजीशन है। इसलिए इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, या तो किसी एक को एक बार में करेंगे
करेंगे, किसी एक को एक बार में करेंगे, एक साथ दोनों को हम लोग डिफाइन या मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये इनका स्टेटमेंट था। और जब डी ब्रोगली की बात करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। इनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई एक वेव नेचर का भी होता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, तो ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या, तो पार्टिकल भी है, इस बात को ध्यान रखना। ये डी ब्रोगली का कहना था। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक इक्वेशन भी होता है, लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या होता है, एच अपॉन में हमारा एम भी होता है, जिसको हम लोग एच अपॉन में क्या कहते हैं, तो हम लोग पी कहते हैं। अब आप इसको मिला लीजिए मेरे भाई, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ए का तो 4 मैच कर गया, बी का 2 मैच कर गया, तो सी का हमारा क्या मैच करेगा उसको देखते हैं। तो सी का अगर सी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हाइजेनबर्ग की बात कर रहे हैं, तो एक साथ एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम यानी कि कह सकते हैं आप स्थिति और संवेग का मापन आप नहीं कर सकते हैं एक साथ है, यानी कण और तरंग दोनों गुण की एक साथ यथार्थ माप की सीमा नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट आप नहीं माप सकते हैं। लिमिट ऑफ साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव प्रॉपर्टीज को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यहां पर पार्टिकल्स और वेव लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे भाई यहां क्या होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए था, तो यहां कण लिखा हुआ, तो इसके जगह पर आप कर लीजिए क्या, इसके जगह पर आप कर लीजिए क्या, एक जगह पे हम कर लेते हैं, यहां पर हम पोजीशन की बात कर लेते हैं और एक जगह पर हम किसकी बात कर लेते हैं, तो यहां पर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में, एक मिनट मेरे भाई, डी ऑप्शन डी में क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दे रखा है, सी का अगर आंसर करेंगे तो इसको हम लोग फिर कह देंगे ये हमारा क्या होगा, एक तो पोजीशन और दूसरा मोमेंटम की हम बात करते हैं, मोमेंटम की हम बात करते हैं, दोनों को एक साथ यथार्थ माप की ये सीमा। अच्छा ये उल्टा लिखा है, समझना गौर से मेरे भाई, ये उल्टा लिखा है, जो हम बताए वो तो है, और साथ साथ कण और तरंग दोनों गुणों की एक साथ यथार्थ माप की सीमा होती है। हाँ, कण और तरंग दोनों को एक साथ माप सकते हैं, कण और तरंग दोनों को एक साथ माप सकते हैं, लेकिन मेरे भाई याद रखना है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये बात उनका स्टेटमेंट था। एक स्टेटमेंट ये भी उसमें शामिल कर लेना, इसका मतलब है हम लोग सीधा कहेंगे कि सी का हमारा क्या मैच करेगा, तो सी का 3 मैच करेगा और सी का हमारा यहां पर 3 हो जाएगा। इसके बाद डी ब्रोगली का तो वेवलेंथ आपको पता नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारा वेव पार्टिकल नेचर का हमारा होता है, इसलिए हम कहेंगे कण तरंग प्रकृति का होता है, कण की तरंग प्रकृति, कण की तरंग प्रकृति किससे रिलेटेड, हम कहेंगे हमारा डी ब्रोगली से रिलेटेड है, इसका मतलब डी का हमारा क्या मैच करेगा, तो 1 मैच करेगा। तो 4 2 3 1 राइट आंसर होगा, 4 2 3 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है कि बोर परमाणु मॉडल की हम बात करते हैं। मेरे भाई बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट पता रखना है, लेकिन आपसे बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज आप ये जान लीजिए कि हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल हमारा है, अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल किस लिए आया था। तो बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, रदरफोर्ड ने जो चीज नहीं करके दिखाया था, बाद में बोर मॉडल ने वो चीज को साबित किया था और उस चीज को व्याख्या किया था एटॉमिक थ्योरी में। तो बोर मॉडल का कहना था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कक्षा में चक्कर लगाता है तो एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है। तब सबसे पहला चीज मेरे भाई आप ये समझ लेना है कि बोर एटॉमिक मॉडल हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहला बात यही है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, यह बात आपको ध्यान रखना। एनर्जी कंजर्वेशन पर यह हमारा काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कई बार यह क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। और इनका कहना है मेरे भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है तो एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाती है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर अगर लगाता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर अगर गति करता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों और गति अगर करती तो एक निश्चित एनर्जी के साथ वो गति करती है। याद रखना, चारों ओर एक निश्चित एनर्जी के साथ गति करती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे गति करेगी, तो एक निश्चित ऊर्जा के साथ गति करती है। निश्चित ऊर्जा के साथ क्या करती है, तो ऊर्जा के साथ गति करती है, इस बात को ध्यान रखना, गति करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसके एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लॉस करेगा, जितना है उतना बना हुआ रहेगा और उसी एनर्जी से वो चक्कर लगाता रहेगा। ये बात किसने बोला था, तो ये बात मेरे भाई
बोर एटॉमिक मॉडल में बोर साहब ने बोला था। इसीलिए कहते हैं जब एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाएगा, इसका मतलब है वो एनर्जी कंजर्व रहेगा। चलो एनर्जी हमारा वहां पर लूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी गेन नहीं हो रहा है, एनर्जी जितना है उतना ही बना हुआ रहेगा, एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता रहेगा। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हमारा मान लेते कि बीच में न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर हमारा चक्कर लगाता है, मान लेते कि यहां इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और नेगेटिव जो हमारा चक्कर लगाता है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इस तरीके से हमारा चक्कर लगाता है तो निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाएगा। न एनर्जी कम होगा कि अंदर की तरफ आएगा, न एनर्जी ज्यादा होगा कि बाहर दूर भागेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो एनर्जी हमारा बढ़ता है, जैसे न्यूक्लियस के पास आते हैं तो एनर्जी हमारा क्या होता है, घटता है। तो ना तो मेरे भाई इसमें एनर्जी बढ़ेगा ना तो इसमें एनर्जी घटेगा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर ये काम करता है। तो ये बात उनका एक स्टेटमेंट था। तो मेरे भाई हम लोग को बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में ही घूमते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सेल होंगे ना, सभी सेल का अपना अपना एनर्जी लेवल होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग सेल की बात करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल हमारा वही रहेगा। आप देखेंगे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जैसे आप न्यूक्लियस के पास जाएंगे एनर्जी लेवल घटता है। इसका मतलब सब सेल का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेल की बात करेंगे तो उसके एनर्जी लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में ही चक्कर लगाता है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा, एनर्जी का कोई लॉस वगैरह नहीं होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, राइट हो गए। अगला कहता है यह हाइड्रोजन के अलावा, कह रहा है यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या सफलतापूर्वक करता है। मेरे भाई ये हाइड्रोजन के अलावा कह रहा है, हाइड्रोजन के अलावा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है सफलतापूर्वक करता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है आपको बताना है। ये स्टेटमेंट हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर, मेरे भाई सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया तब तो हम लोग को गलत ही ढूंढना, तब तो यही आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो बताइए उसका दोलन आवर्तकाल हमारा क्या होगा। सरल लोलक मतलब आप समझ रहे हैं, सरल लोलक का मतलब हमारा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना सरल लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं। सरल लोलक कहने का मतलब है कि हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सेकंड पेंडुलम हमारा क्या होता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको सेकंड पेंडुलम की अगर बात करता है तो एक बात आप जान लीजिए कि सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कितनी देर का होता है। याद रखना, एग्जाम में बीपीएससी पूछती है इसका आवर्तकाल, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। एग्जाम में ये कई बार देखने को मिला, इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर दिया, अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, आवर्तकाल मतलब जाने का और आने की बात कर रहे हैं, यानी कि जाने में और आने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड हमारा, सिर्फ जाने में 1 सेकंड, फिर सिर्फ आने में 1 सेकंड, और टोटल आवर्तकाल में कितना, तो 2 सेकंड होगा। और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे 2 पाई रूट अंडर एल अपन में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे जी होता है। इस बात को ध्यान रखना, अगर यहां पर टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड का हमारा होगा तो याद रखना लंबाई मेरे भाई 1 मीटर के आसपास आता है, ध्यान रखना। और जी के जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से 9.81 हम लोग रखते हैं, तो उतना छोड़ो, जाने दो। टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन में जी की बात कर रहा है। बताइए लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए, यहां पर लंबाई को छेड़छाड़ कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है। तो लंबाई और आवर्तकाल का चर्चा कर रहा है, तो लंबाई और आवर्तकाल यानी 2 पाई का कोई मतलब नहीं बनता है, जी का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब मेरे भाई जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, और आवर्तकाल का रिलेशन किसके साथ, तो कहेंगे लंबाई के साथ। ऐसा हो गया। अब यहां से इसको अगर देखना होगा तो कहेंगे, अगर इसको लिखना होगा तो T2 अनुपात में T1, तो यहां पर कह सकते हैं सॉल्व करने के लिए इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए, तो T और L समानुपाती है। इसका मतलब ये 2 अनुपात 1 है, तो ये भी 2 अनुपात हमारा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। अगर T2 कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहेंगे यहां पर हमारा L2 अनुपात L1 गुना में हमारा T1 हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या कीजिए, तो L2 कितना है, तो कह रहा है कि लंबाई को कितना गुना करना है, तो 2 गुना करना, 4 गुना करना है, इसका मतलब हमारा 4L1 हो जाएगा। आप यहां L2 की जगह पर आप 4L1 रख दीजिए, और नीचे में आप L1 रख दीजिए, और ये आपका T1 हो जाएगा। L1 से L1 कट जाएगा, इसका मतलब है रूट अंडर 4 का अगर हम लोग रूट करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 2 T1 हमारा बच जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई बाद का जो आवर्तकाल होगा वो पहले के आवर्तकाल का कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, 2 गुना, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम की हम बात करते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना होता है वो कितने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हैं, उष्मागतिकी प्रक्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, याद रखना, कुछ बात हम आपको शॉर्टकट में बोल देते हैं। उष्मागतिकी प्रक्रम की बात अगर करते हैं तो ये 4 प्रोसेस हमारा होता है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, कहेंगे समतापी प्रक्रम, सभी लोग पढ़े होंगे। समतापी प्रक्रम में क्या होता है बता दीजिए फटाफट करके। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, समान तापमान समतापी हो गया। दूसरा जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समदाबी प्रक्रम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अगर हम लोग समदाबी प्रक्रम की बात करते हैं, सम का मतलब एक समान, दाबी का मतलब दाब, इसका मतलब प्रेशर यहां पर कांस्टेंट होगा, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक हमारा सम आयतनिक प्रक्रम भी हमारा होता है। सम आयतनिक प्रक्रम भी हमारा होता है, और सम का मतलब एक समान, आयतन का मतलब, आयतनिक का मतलब आयतन, इसका मतलब वॉल्यूम हमारा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से मेरे भाई चौथा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम की हम बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, और जो कोई भी प्रोसेस हम इसमें पढ़ रहे हैं ये सभी प्रोसेस हमारा आदर्श गैस के लिए ही वैलिड होता है। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं उष्मागतिकी का प्रक्रम हमारा किसके लिए, तो आदर्श गैस के लिए वैलिड होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, आदर्श गैस कोई गैस वास्तविक गैस नहीं है, आदर्श गैस हमारा काल्पनिक गैस होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम पर क्वेश्चन पूछा गया। रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा क्या होता है, उष्मा संचरण नहीं होता है, यानी उष्मा संचरण की अगर हम बात करते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है। उष्मा संचरण नहीं होगा यानी कि उष्मा संचरण की वैल्यू 0 होगी, यानी जो हीट ट्रांसफर हमारा होना उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 0 होगी। उष्मा का संचरण नहीं होता है, और टेम्परेचर में भी चेंज, यानी टेम्परेचर इसमें चेंज कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग यहां पर इन सभी को अगर हम छोड़ देते हैं, इनकी अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो इनका एक इक्वेशंस होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कि पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पीवी इक्वल टू पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पावर क्या है तो गामा, गामा क्या तो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, तो पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ तो ये होता है, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ अगर देखेंगे तो आप यहां पर कहेंगे टीवी टू दी पावर हमारा क्या होगा, यहां पर टीवी टू दी पावर गामा -1 होता है। छोड़ो, टीपी टू दी पावर गामा -1 का रिलेशन हमारा होता है। टी और पी में अगर रिलेशन चाहिए तो टीपी हमारा गामा -1 होता है। आप इसी को याद रख लीजिएगा। अगर इसको लिखने का तरीका अगर देखेंगे तो हम लोग सीधा कह सकते हैं P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल टू क्या लिखाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे P2 V टू दी पावर गामा, इसी को तोड़ करके लिखेंगे। क्योंकि ये मान कांस्टेंट है तो वन सेक्शन के लिए P1 V1 टू दी पावर गामा, तो दूसरे सेक्शन के लिए P2 V टू दी पावर गामा आपस में बराबर होगा, तभी तो कांस्टेंट हमारा होगा। तो ये जो इक्वेशंस है ये रुद्धोष्म प्रक्रम का है। एडियाबेटिक हमारा जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमारा होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में उष्मा संचरण की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको इसके आंसर करने हैं, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे, तो यहां पर बी करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप सही कर लीजिए। यहां पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए था उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। यहां पर क्या होना चाहिए था मेरे भाई, तो यहां पर गामा यहां होना चाहिए था, इसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहां गामा नहीं होगा, यहां गामा नहीं होगा, पीवी टू दी पावर गामा होता है। अगर हम लोग गामा को अगर देखना चाहेंगे तो पीवी टू दी पावर हमारा क्या होगा, तो यहां गामा होता, भी का पावर गामा होता, पी का पावर नहीं, भी का पावर हमारा गामा होता है। और पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू ये पूरा लिखना चाहिए कि हमारा कांस्टेंट होता है, तब ये हमारा इक्वेशन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, संरक्षित का मतलब कांस्टेंट, ये टर्म नहीं बदलेगा। कौन सी राशि संरक्षित रहती है, इसका मतलब ये संरक्षित रहता है पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। उसका सांकेतिक रूप आपसे पूछा गया था और डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला करेगा ऑप्टिकल फाइबर। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। एक एक बच्चा को ये बात पता होगा, बताइए किसको ये बात नहीं पता है। अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये किस पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि हम लोग यहां पर बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्टिकल फाइबर हमारा क्या होता है, वेरी थिन होता है। ये कैसा होगा, तो याद रखना बहुत ही पतला होता है, पाइप बहुत भी पतला होता है, वेरी थिन होता है। साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई ये हमारा कैसा, तो फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, ये मुलायम होता है, लचीला होता है।
ये मुलायम होता है, ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करते हैं, इसमें 3 गुण लेयर होता है। कितने लेयर होंगे? तो इसमें 3 लेयर होता है, और 3 लेयर को अगर देखिएगा तो इसमें होता है सबसे अंदर में कोर, उसके बाद जो लेयर होगा उसको कहते हैं क्लैडिंग, और सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई जैकेट कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? तो जैकेट कहते हैं। कोर, क्लैडिंग और जैकेट 3 लेयर हमारा ऑप्टिकल फाइबर में होता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो कई बार मेरे भाई ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये भी याद रखना, ये भी याद रखना इसमें कितने लेयर होते हैं। ये अंदर की लेयर है, ये सबसे बाहरी लेयर, ये बीच का लेयर होता है। 3 लेयर में हमारा वो मौजूद होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेंस का जो नियम है, ये बीपीएससी टीआरई में आपका क्वेश्चन 2.0 में ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि लेंस के नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे भाई। लेंस लॉ की अगर हम बात करते हैं, अगर लेंस लॉ की हम बात करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता था, एक लाइन में आप जान लीजिए। ये किस संरक्षण के नियम पे काम करता था? एनर्जी कंजर्वेशन पे हमारा काम करता। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको ध्यान रखना। अगर हम लेंस के नियम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लेंस के नियम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस का नियम हमारा होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, आपको ध्यान रखना कि अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम यहां पर अगर किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो ये बात आप जान लीजिए, किरचॉफ्स लॉ में 2 तरह का लॉ होता है। एक किरचॉफ्स का पहला लॉ हम लोग कहते हैं, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ हमारा होता है, उसी के हिसाब से याद रखना। फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्या? तो याद रखना, इसको केसीएल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग क्या कहते थे? केवीएल कहते हैं, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो केसीएल में याद रखना मेरे भाई, चार्ज कंजर्व रहता है। इसमें चार्ज हमारा क्या होता है? ये हमारा कंजर्व होता है। इसमें चार्ज कंजर्व होता है, यानी आवेश संरक्षित होता है। जबकि केवीएल में क्या होगा? तो एनर्जी कंजर्व होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होगा। इसमें भी हमारा एनर्जी कंजर्व होता है, ऊर्जा संरक्षण हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग बर्नौली की अगर हम बात कर लेंगे, तो आपको ध्यान, ये सब फेमस क्वेश्चन है, एक जगह एग्जाम में नहीं आता है। अगर बर्नौली की बात करता, तो ये भी किस पर काम करता था? एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये भी एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर हमारा आधारित होता है। इसी तरीके से मेरे भाई ध्यान रखना, अगर हम अविरलता के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, अविरलता का जो सिद्धांत होता है, ये अविरलता का सिद्धांत हमारा क्या है? इस पर भी क्वेश्चंस पूछता है, जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशंस हम लोग कहते हैं। याद रखना, ये द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। ये किस पर? तो ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अविरलता का सिद्धांत मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशंस की हम बात करते हैं, ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस हमारा किस पर बेस्ड होता है? तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। संवेग संरक्षण की बात करते हैं, कोई भी टक्कर संवेग संरक्षण हो जाएगा। गोली से, बंदूक से गोली निकला, संवेग संरक्षण हो गया। मेरे भाई किसी को ठोकर लग गया, संवेग संरक्षण हो गया। बम विस्फोट किया, संवेग संरक्षण रहेगा। यानी ऐसी परिस्थिति में आप डायरेक्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो आपको ये सारा लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा। ये सारा फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ इसको कहते हैं। और बर्नौली में हमारा कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। अविरलता का सिद्धांत, जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहते हैं, ये हमारा किस द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है। इतने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें केसीएल हमारा चार्ज कंजर्वेशन पर यानी आवेश संरक्षित रहता है, जबकि केवीएल में एनर्जी कंजर्व रहता है। आगे चलते हैं, अगला पीएन जंक्शन डायोड की बात करता है। मेरे भाई यहां पर किस डायोड की बात कर रहा है? तो एक पीएन जंक्शन डायोड, जो कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई, डायोड के बारे में आपने सुना होगा। डायोड जो हमारा रेक्टिफायर जो होता है, हमारा डायोड से मिलकर के बना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो जो रेक्टिफायर हमारा होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है? मेरे भाई रेक्टिफायर हमारा क्या? तो डायोड से मिलकर के, डायोड से मिलकर बना होता है। इस बात को ध्यान रखें, डायोड से मिलकर बना होता है। रेक्टिफायर किससे? तो कहेंगे डायोड से मिलकर बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदल देता है। ये एसी को क्या करता था? डीसी में बदल देता है। ये इसके कार्य हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या होगा मेरे भाई? तो आप सीधा कहेंगे इसका कार्य होता है, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको किस में? तो एसी को डीसी में ये डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इनका ये मेन फंक्शन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो कई बार क्वेश्चन, चूंकि ये डायोड से मिलकर के बना हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि हमारा एसी को डीसी में बदलना होगा तो क्या लगाएंगे, तो कहेगा आंसर रेक्टिफायर होगा। अगर ऑप्शन में रेक्टिफायर नहीं होगा तो एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये डायोड हमारा क्या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो डायोड हम लोग यहां पर देखते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसको दिखाया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। और ये हमारा जो होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको प्लस कहते हैं और इसको हम लोग माइनस कहते हैं। और डायोड में एक ही धारा में दिशा आगे की ओर बढ़ती है। धारा की दिशा जो होती है मेरे भाई सिंगल डायरेक्शन में हमारा होता है। करंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में हमारा होता है। करंट तो हमारा ऐसे ही फ्लो करता है। तो आपको ध्यान रखना इसमें रिवर्स नहीं होता। इसका मतलब डायोड हमारा कैसा बायस होगा तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ये कैसा होगा तो इसको हम लोग यहां पर फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, हमेशा होता ही है, उल्टा नहीं हो सकता है। रिवर्स बायस, डायोड कभी रिवर्स बायस हमारा नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। क्योंकि करंट कभी हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इसमें कहीं ना कहीं डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। और इस बात को ध्यान रखना, ये एक दिशात्मक होता है। डायोड कैसा होगा मेरे भाई, तो एक दिशात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखना। यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक डायरेक्शनल कहने मतलब एक ही दिशा में करंट का फ्लो वो देता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी में अगर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको पी जंक्शन कहते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है इसको हम लोग पी कह दिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग एन कह देते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या कहलाते हैं, इसी को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी का नाम हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड हो जाता है। इसी को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आ गया होगा। सर साइंस के लिए बताइए, हम पीआईटी के लिए तैयारी करते हैं, साइंस का बैच सिलेक्शन बैच में थ्योरी है क्या सर, प्लीज बताइए। थ्योरी उसमें नहीं है, सिलेक्शन बैच में थ्योरी नहीं है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसमें कराए जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें आपको आंसर करना है कि जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की तुलना में अधिक ऋणात्मक विभव दिया जाता है, जब पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की तुलना में हमारा अधिक, अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, ये उच्च विभव पर होगा तो ये निम्न विभव पर होगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या बताता है, तो ये उच्च विभव को बताता है, यहां का पोटेंशियल ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि करंट का फ्लो हमारा उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल में होता है। अगर ये अगर माइनस साइन अगर लिखा हुआ, इसका मतलब यहां का विभव क्या है, तो यहां का विभव मेरे भाई निम्न होगा। यहां का विभव क्या है, तो निम्न है। तो प्लस वाला हमारा उच्च विभव पर और माइनस वाला हमारा निम्न विभव हमारा होगा। तो मेरे भाई जब पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की तुलना में अधिक धनात्मक विभव दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो पी क्षेत्र को किसकी तुलना में, इसकी तुलना में अधिक धनात्मक विभव दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हायर पोटेंशियल पर होगा तो ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे भाई यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां करेक्ट संधि पर कोई बाह्य विभव नहीं होगा, जो कि गलत है। यहां पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की तुलना में अधिक ऋणात्मक बोला गया, ऋणात्मक नहीं होगा मेरे। ऋणात्मक मतलब कम विभव हो जाता है, धनात्मक का मतलब ज्यादा विभव होता है। और हम लोग जानते हैं सर जी अमरजीत सर का मैथ का डिस्कशन नहीं होगा। सर जी बिल्कुल होगा, आज तो होबे करेगा, उनका डिस्कशन उनका भी हो जाएगा, मेरे डिस्कशन के बाद उनका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको डायोड समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। अगर आपको पीआरटी की तैयारी आप करते हैं, अभी कुछ बच्चे पीआरटी के लिए मैसेज कर रहे थे, तो आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस आई है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम कराएंगे। फ्राइडे से ये क्लासेस आपका 6 जून से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा ये क्लासेस आपका 2 जून से स्टार्ट होना था, लेकिन ये क्लासेस अब आपका 6 जून से स्टार्ट होना है, ध्यान रखेंगे। ये आपका 1 to 5 वाला बच्चा भी कर सकता है, 6 to 8 वाला भी, 9 10th वाला बच्चा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको 6 to 10th 11 तक का क्वेश्चंस इसमें हम डाल देंगे आपको। तो वो क्या होगा, एक जगह आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कराना चाहिए वो क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप देख रहे होंगे, ये क्लासेस आपका 1 to 5 6 to 8 9 10th के लिए है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेकर के आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा होगा, बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, सही है गलत है। मेरे भाई जब कभी भी चालक की बात करता है ना, तो हम क्या समझते हैं, चालक सर कहने का मतलब हमारा कंडक्टर है। चालक कहने का मतलब हमारा क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपन में ए होता है। इसका मतलब हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस हमारा होता है किस पर निर्भर करता है, तो हम यहां से पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा समानुपाती रो का है।
क्योंकि समानुपाती ऊपर वाला। रेजिस्टेंस हमारा समानुपाती किसका, तो लंबाई का। रेजिस्टेंस भी तो कर्मानुपाती किसका, तो मेरे भाई यहां पर एरिया का। ये एरिया का भी तो अगर एरिया का भी तो कर्मानुपाती होगा तो मेरे भाई याद रखना डायमीटर का भी होगा। अगर डायमीटर का भी तो कर्मानुपाती होगा तो रेडियस का भी होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर एरिया का भी तो कर्मानुपाती, डायमीटर के स्क्वायर का भी तो कर्मानुपाती, डायमीटर के स्क्वायर का भी तो, इसका मतलब एरिया के स्क्वायर का भी तो कर्मानुपाती होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंपल जो रेजिस्टेंस हमारा होता है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया कहने वाला पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। तो एरिया अगर ए है तो हमारा डायमीटर क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। और डायमीटर अगर डी स्क्वायर है इसका मतलब हमारा एरिया त्रिज्या भी क्या होगा, तो आर स्क्वायर हमारा होगा। तो चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के साथ कैसा रिलेशन रखता है, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के साथ समानुपाती के रिलेशन, आप देख लीजिए लंबाई के साथ समानुपाती के रिलेशन में है। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके साथ वित्तकर्मानुपाती के रिलेशन, आप देख लीजिए यहां पर ये उल्टा रिलेशन में है। तो एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, यानी ये कंप्लीट रूप से ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला कहता है अर्धचालक के सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है मेरे पे, तो यहां पर अर्धचालक की बात करता है। एक बात याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन बताए भी चुके हैं आपको, और अर्धचालक पर अगर क्वेश्चन आ गया तो नहीं छोड़ना है। सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस हमने आपको पहले भी बताया था। सेमीकंडक्टर वैसे हमारा दो तरह का होता है, एक को हम लोग एन टाइप पी टाइप भी कहते हैं, लेकिन उतना हम नहीं बताएंगे अभी, बस काम का चीज आप समझिए। अगर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर बोल दे, या फिर आपको यहां पर अर्धचालक बोल दे, या फिर आपको अर्धचालक नहीं बोल करके आपको कुचालक बोल दे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इन दोनों केस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस केस में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो ना, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो याद रखना रेजिस्टेंस का मान घटता है। अगर रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो रेसिस्टिविटी का भी मान घटेगा, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, वो भी घटेगा। क्यों घटेगा, चूंकि ये दोनों समानुपाती है। ये घटा मतलब ये घटा, ये बढ़ा मतलब ये बढ़ा, ये घटा मतलब ये घटा, ये घटा तो इसका मतलब ये भी घटेगा। इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसको प्रतिरोध, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको ध्यान रखना। आर को क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर प्रतिरोध कहते हैं, और रो को क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। रो को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हमारा घट जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। और चालक के केस में हमारा ऐसा नहीं होता है। यहां पर अगर आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो, तापमान को अगर बढ़ाते हो, तो याद रखना यहां रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है। तो ये रिलेशन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो चालक के लिए भी आप याद रखेंगे, साथ ही साथ आप किसके लिए याद रखेंगे मेरे भाई, अर्धचालक बोले या इंसुलेटर बोले या कुचालक बोले, दोनों के लिए आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंसेप्ट हमने बताया ये सब कंसेप्ट पर आपको फोकस करना है, आपको इस पर भी फोकस करना, रिलेशन में भी फोकस करना, इस पर भी फोकस करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो चालक के बारे में बताया, दूसरा अर्धचालक की बात कर रहा है कि प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ने पर घट। तो मेरे पास अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध तो घटता है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहां पर राइट हो जाएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइए, फिर दूसरा कोई उपाय जोड़ेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर मैसेज कीजिए, एक बार जरूर मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं तो फिर आगे दूसरे तरीके से हम चलेंगे। अगला कहता है यहां पर यंग्स, ये तो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट पर भी क्वेश्चंस आपका टीआरई 1 में आपका पूछा गया था। यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चंस आपका ये आ चुका है। यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट पर ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। इससे मेरे भाई फ्रिंज विड्थ का पता लगाते हैं। किसका पता लगता है, तो जो फ्रिंजेस बनते हैं, जो फ्रिंज विड्थ की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ का पता लगाते हैं। इससे फ्रिंज विड्थ का पता लगता है। और फ्रिंज विड्थ को हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। एक्चुअली में डबल स्लिट में क्या होगा, एक स्लिट तो ये एक स्लिट हमारा ये होगा, डबल स्लिट में हमारा क्या होगा, तो यहां पर छोटा छोटा होल होता है, छोटा छोटा ये होल होता है। और यहां पर क्या तो कहेंगे हमारा बड़ा सा पर्दा लगा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं यहां पर बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। और ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर स्लिट हमारा लगा हुआ, इसको स्लिट कह दिए। अब इसमें से क्या होगा, जैसे ही आप प्रकाश को गुजारेंगे तो वो प्रकाश हमारा कुछ इस तरीके से भागेगा, और यहां से प्रकाश हमारा कुछ इस तरीके से भागता है। तो मेरे भाई ये होल से लेकर के ये होल तक की जो दूरी होती है, यानी कि स्लिट की जो चौड़ाई होती है, इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। जबकि इस स्क्रीन से या इस स्लिट से और इस पर्दा के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल डी से दिखाते हैं।
कैपिटल डी से दिखाते हैं। और जो फ्रिंज विड्थ हमारा बनता है, बीटा जो हमारा बनता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, लेमडा और लेमडा स्मॉल डी अपॉन में क्या होता है, कहेंगे कैपिटल डी होता है। शायद यही फॉर्मूला हमारा होता है। एक मिनट हम फॉर्मूला चेकआउट कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला आपको भी याद रखना है। लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है, सॉरी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन आपका पूछता है। लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी हमारा होता है। अब मेरे भाई लेमडा तो कांस्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन पे आना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है यही होता है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा फ्रिंज विड्थ हमारा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में झिर्रियों के बीच की जो दूरी है वो उसको आधी कर देना। झिर्रियों के बीच की दूरी, यानी कि ये झिर्री है, स्लिट हमारा ये है, इसके बीच की दूरी को आधी कर देना है। अगर पहले डी है तो बाद में इसको क्या कर देना है, तो आपको d/2 कर देना है। आगे कहता है कि कर दी जाए और झिर्री से पर्दे की दूरी को दोगुनी कर दी जाए। ये झिर्री हमारा है, ये पर्दा, इसको झिर्री आप लिख ही दीजिए। ये क्या, तो इसको झिर्री आप लिख दीजिए। झिर्री और पर्दा के बीच की दूरी कैपिटल डी है, और इस कैपिटल डी को क्या करना है, तो इस कैपिटल डी को मेरे भाई दोगुना कर देना है। पहले अगर डी है तो अब इसको क्या कर देना, 2d कर देना। इस बात को ध्यान रखना। तब कह रहा है कि बताइए फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी। तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो आराम से है कि बना सकते हैं। कहेंगे यहां पर जो हमारा फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई होगी ये कितना, तो कहेंगे लैम्डा। मेरे भाई जाहिर सी बात है ये सब बदलेगा तो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई बदल जाएगी, इसलिए इसको बी डैश कह देते हैं। तो यहां पर लैम्डा तो वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कैपिटल डी को क्या करना है, तो 2d कर देना। तो कैपिटल डी को यहां पर 2d कह दीजिए, और जो स्मॉल डी हमारा स्लिट के दोनों के बीच की दूरी होती है इसको क्या करना, तो आधा करना है, तो इसको d/2 आप कर दीजिए। पुट कर दिए। अब इसको रिलेटेड हम लोग निकालिए उसी तरह से, लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी लिख सकते हैं, और गुना में ये ऊपर में 2 है, नीचे वाला भी 2 ऊपर जाएगा तो इसको 4 कर देगा। मेरे भाई इस टर्म को क्या कह रहे थे, इस टर्म को हम लोग बीटा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 गुना में हमारा बीटा हो जाएगा। यानी कि बीटा डैश जो निकल करके आया वो कितना, तो बीटा डैश की अगर हम बात करते हैं तो जो बीटा डैश हमारा होगा वो 4 गुना में बीटा होगा। यानी कि पहले जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई थी अब वो कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो गया मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे 4 गुना हो जाएगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। आपके बीपीएससी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुका है। कई बार तो ये बोलता है मेरे भाई अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। कई बार ये बोलेगा कि दोनों स्क्रीन और हमारा पर्दा, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, यानी इसको बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका पूछता है, इसीलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो फ्रिंज विड्थ हमारा होता है, हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ का रिलेशन पर क्वेश्चन पूछता है। समानुपाती हमारा डी का, और फ्रिंज विड्थ हम कह सकते हैं वित्त कर्मानुपाती स्मॉल डी का होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरीके से आगे चलते हैं। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसको न्यूक्लियर हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहां पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की बात करता है। नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की हम बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये फ्यूजन नहीं है, ये फिजन है। और फिजन का मतलब क्या, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट करके अलग हो जाता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं, और इसी सिद्धांत पे हमारा कौन काम करता है, इसी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जो काम करता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। इसी पर न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा, और न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है, एनर्जी का डेवलपमेंट करता है। ये हमारा ऊर्जा यहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, एनर्जी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसको यूज करते हैं, तो मेरे भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग ईंधन के रूप में अगर किसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो ईंधन हमारा क्या होता है, वो फ्यूल हमारा क्या होता है, उसको यूरेनियम कहते हैं। आप कहेंगे सर यूरेनियम का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, यूरेनियम हमारा सस्ता भी होता है, सबसे अच्छा फ्यूल भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब इस यूरेनियम पर, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है और इसका द्रव्यमान संख्या 235 होता है। इस पर हम लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। किसको इस पर हिट करते हैं, तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, प्रोटॉन का नहीं करेंगे, किसका बम्बार्डिंग करेंगे, तो इस पर हम लोग न्यूट्रॉन की इस पर बम्बार्डिंग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो न्यूट्रॉन होता है इसकी बम्बार्डिंग इस पर हम लोग करते हैं। अब जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग इस पर आप करेंगे तो ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो एक दूसरा कोई एलिमेंट हमारा बन करके आता है। मुझे नहीं पता उसका द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कितना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे भाई इसको ये हिट करेगा तो जाहिर सी बात है यहां से हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा रिलीज होता है। यहां से हमारा क्या होगा, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी
हमारा रिलीज करता है। यहां पर हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा निकल करके आता है, यानी कि बाहर निकलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है यही रिएक्शन हमारा इस तरीके से फॉलो होता है। इसी में कंट्रोल चेन रिएक्शन हमारा, तो चूंकि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो उसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ये लगातार इसी तरीके से चलता रहता है। फिर कुछ न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो बम हिट करेगा, फिर हमारा इस तरह से एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन मेरे भाई एनर्जी रिलीज तो कर रहा है ना, यहां से हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हमारा जो होता है, जब एनर्जी को ये बाहर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को भी बताता है। अगर इससे उष्मा बाहर निकल, एनर्जी बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमारा हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये कैसे अभिक्रिया होगा, जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के रूप से हम लोग देखते हैं, ये हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि बाहर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। यहां कह रहा है मेरे भाई, क्या ये ऊर्जा को अवशोषित करेगा? नहीं, ऊर्जा तो बाहर कर रहा है, ये तुम्हारा गलत हो गया। ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल ऊर्जा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा अभिकारक की बंधन ऊर्जा से क्या हो जाती है, तो अधिक हो जाती है। ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि उत्पाद की कुल बंधन ऊर्जा अभिकारक की बंधन ऊर्जा से, अभिकारक की बंधन ऊर्जा से हमारा कम होती है। नहीं मेरे भाई, यही हमारा स्टेटमेंट सही होगा। एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी मेरे पास जितना इसके पास एनर्जी था उससे कई गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट के पास आता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि उत्पाद की जो कुल बंधन ऊर्जा होती है, उत्पाद की जो कुल बंधन ऊर्जा होती है वो हमारा क्या है, तो अभिकारक के ऊर्जा से हमारा क्या होगा, तो अधिक होगा। इससे तो जाहिर सी बात इसका एनर्जी अधिक होगा। यानी आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, एनर्जी हमारा प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, एनर्जी इसका तो कम था, एनर्जी ज्यादा हमारा यहां पर मिल रहा है, तभी तो इसको हम लोग यूज करते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई ये करेक्ट होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, दोनों आपका चलेगा। म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, याद रखना। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, जिसको आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सेल्फ इंडक्शन पे काम नहीं करता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कौन काम करता है, गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, गर्म हो जाता है। जैसे कि आप घर उड़ में आयरन करते हैं तो आयरन हमारा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये तो कई बार बता चुके हैं ट्रांसफार्मर वगैरह का सिद्धांत। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, बताइए। तो मेरे भाई कितनी बार बता चुके हैं, एक एक बच्चे को रटा हुआ रहना चाहिए और इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा कैसा होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसी तरंग होती है, तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अगर मान लेते ये अनुप्रस्थ तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी चला जाएगा, इसको माध्यम नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंग मेरे भाई कैसा होता है, ये हमारा आवेशीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आवेशीन होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग आपको याद रखना, सबसे पहले तो गामा रे, दूसरा हमारा क्या होगा तो कहेंगे एक्सरे, और तीसरा की अगर बात करते हैं तो हमारा यूवी रे की बात करता है, अल्ट्रावायलेट रे की बात करते हैं, चौथा की अगर बात करते हैं जिसको दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल रे हम लोग कह रहे हैं। और अगर पांचवी की बात करते तो मेरे भाई इसमें हमारा अवरक्त किरण जिसको हम लोग इंफ्रारेड रे के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा कहेंगे माइक्रोवेव, और फिर हमारा यहां पर क्या होगा तो यहां पर हम लोग कहेंगे रेडियो वेव हमारा होगा। टोटल 7 को हमारा होगा, 3 और 4 7 हमारा हो गया। यही हमारे क्या है, तो यही कंप्लीट रूप से हमारा क्या है, तो यही हमारे सब के सब क्या है तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग को कहते हैं मेरे भाई। प्रकाश तरंग जो हमारा होता है, जो सन से एनर्जी हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, वो प्रकाश तरंग के रूप में पहुंचती है, और वो प्रकाश तरंग हमारा क्या तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो गामा तो है। आप देख लीजिए गामा है कि नहीं है, तो कहेंगे गामा तो यहां दिख रहा है, गामा रे है विद्युत चुंबकीय तरंग। मेरे भाई अवरक्त किरण भी हमारा क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप देख लीजिए इंफ्रारेड को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, गामा भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन पूछा गया कौन सा नहीं है, इसका मतलब हमारा ये दोनों है, तो पहला और तीसरा तो नहीं होगा। तो मेरे भाई कौन सा हमारा नहीं है, तो कहेंगे ये नहीं है।
हमारा कैथोड रे भी हमारा नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब दूसरा और चौथा हमारा नहीं है, ये है, ये हमारा नहीं है, तो ये हमारा नहीं है। 2 और 4 नहीं है, और आप आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जब कैथोड रे की हम बात करते हैं तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बना होता है, और कैथोड रे सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। और कैथोड रे भी हमारा किधर, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, इसलिए उसका नाम ही कैथोड रे है। और कैथोड को हम लोग, कैथोड किधर से किधर, तो कैथोड हमारा एनोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो कैथोड रे का भी हमारा किधर, तो कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। और चूंकि कैथोड से एनोड की तरफ होता है, इसलिए इसको कैथोड रे कहते हैं। और कैथोड रे हमारा सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बीटा किरणें जो होती है वो तो नेगेटिव हमारा होता ही है। तो 2 और 4 हमारा नहीं है, क्योंकि इस पर चार्ज होता है। कैथोड रे कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज है। बीटा कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो मेरे भाई नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब गामा पर कोई आवेश नहीं है, इंफ्रा पर कोई आवेश नहीं, चूंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये मेरे भाई ये दोनों के दोनों पर कैसा चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर भी हमारा कोई आवेश नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं है। सभी के सभी कैसे होते हैं, ये इसमें जितने भी आपको दिख रहे होंगे, ये सभी के सभी आवेशहीन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, तो नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ अगर कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। मेरे भाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैवर्स विधि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अमोनिया बनाने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, तो एक लाइन अमोनिया बनाने की जो विधि होती है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हैवर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा हैवर्स प्रोसेस होता है, इसको हम लोग हैवर्स प्रोसेस कहते हैं। और इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि हम नाइट्रोजन को लेते हैं, और साथ ही साथ किसको लेते हैं, तो हाइड्रोजन को लेते हैं। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के इसके बाद क्या करते हैं, तो उसको हम लोग किसके प्रेजेंस में, तो याद रखना मेरे भाई कैटलिस्ट होता है, जिसको आयरन कहते हैं। आयरन हमारा कैटलिस्ट होता है, उसमें कुछ प्रमोटर मिलाते हैं, जिसको मोलिबेंडम कहते हैं। ये प्रमोटर की तरह काम करता है, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब जब रिएक्शन हमारा होगा तो इससे किसका निर्माण होगा, तो अमोनिया का निर्माण होता है, जिसको हम लोग NH3 हमारा कहते हैं, NH3 हमारा होगा। बैलेंस करना होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कंप्लीट रूप से आपका एक बैलेंस इक्वेशन आपका बन जाता है। इस तरीके से मेरे भाई बोला गया, आप देख लीजिए यहां पर बोला क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब हमारा क्या हो गया, तो रिएक्शन में भाग लिया, तो ऐसी परिस्थिति में अमोनिया का निर्माण हुआ। ये भी गैस, ये भी गैस, और यहां पर हम कहेंगे अमोनिया भी हमारा क्या, तो कहेंगे गैस है। तो मेरे भाई ये रिएक्शंस आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे दे रखा है, जब ये रिएक्शंस हमारा होता है, इस रिएक्शन में हमारा क्या, एंथैल्पी चेंज जो होता है हमारा नेगेटिव में होता है। एंथैल्पी चेंज कहने का मतलब क्या, एंथैल्पी चेंज कहने का मतलब मेरे भाई जो रिएक्शन हमारा हो रहा था, उस रिएक्शन रेट की अगर हम बात करते हैं वो हमारा फास्ट है, इसलिए एंथैल्पी चेंज हमारा नेगेटिव में, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैसे होता है। तो एंथैल्पी चेंज क्या है, तो ये नेगेटिव मान आपको यहां पर दे रखा है। तब कहता है कि अमोनिया के निर्माण, उसका कोई यूज वैसे नहीं है। अमोनिया के निर्माण की उपरोक्त साम्यावस्था विक्रिया में अमोनिया अधिक हमारा लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी स्थितियां अनुकूल होती, ये आपको कह रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जब कभी भी यहां पर हमारा कैसा रिएक्शन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों हमारे गैस हैं। इससे बना जो वो भी हमारा क्या है, गैस है। तो जब मेरे भाई अभिकारक हमारा गैस होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हमारा क्या होगा, उच्च दाब की हम बात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर उच्च दाब की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ना होता है, जब हमारा रिएक्टेंट जब कंप्लीट रूप से अभिकारक जब हमारा कंप्लीट रूप से गैस होता है, सिर्फ गैस की बात कर रहा है, द्रव और ठोस की बात नहीं कर रहा है। अगर अभिकारक हमारा कंप्लीट रूप से अगर गैस होता है, तो आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ रिएक्शंस को, रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा समानुपाती किसका, तो दाब का होता है। जितना ज्यादा दाब रखेंगे उतना ही रिएक्शन रेट क्या होगा, तो फास्ट हो जाता है। किस केस में, केवल और केवल मेरे भाई गैस के केस में ऐसा होता है, और गैस ही तो है हमारा। इसका मतलब ये कंप्लीट रूप से ये डिसाइडेड हो गया हमारा कि कहीं ना कहीं यहां पर उच्च दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, उच्च दाब हमारा चाहिए, रिएक्शन रेट हमारा फास्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई उच्च दाब होना चाहिए, निम्न दाब वाला ऑप्शन नहीं होगा, निम्न दाब वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही प्रोबेबिलिटी यहां पर है कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ जाएंगे। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि अगर गैस के केस में दाब को बढ़ा करके, दाब हमारा उच्च रहेगा, निम्न ताप का कंडीशन रहेगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा अमोनिया का निर्माण होगा। तो उच्च ताप पर ही होता है, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तो आयरन के प्रेजेंस में होता है। कौन सा हमारा यहां पर वर्धक होता है, जिसको प्रमोटर कहते हैं, तो मोलिबेंडम हमारा वर्धक के रूप में काम करता है। मेरे भाई कैटलिस्ट का जो काम होता है वो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कंडीशन है, उच्च दाब और निम्न ताप की स्थिति में हमारा अमोनिया बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, इसको आप थोड़ा संभालिए। त्रुटि ये है मेरे भाई, यहां पर 14 कहां से आ गया, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं मेरे भाई। अब कह रहा है कि 0.001 m HCl विलियन का पीएच मान क्या होगा, मान ले कि HCl हमारा पूरी तरीके से आयनाइट है, पूरी तरीके से हमारा क्या तो आयनित है मेरे पास। अगर कोई भी चीज पूरी तरीके से आयनित होता है इसका मतलब पानी में पूरी तरीके से वो घुलनशील है, H प्लस और Cl माइनस देगा। तो मेरे भाई अगर मान लेते हैं कि HCl हमारा क्या हो रहा है, अगर हम HCl की बात करते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जो HCl हमारा होगा, HCl हमारा पूरी तरीके से आयनित है। ये कैसा आयनित है मेरे भाई, ये पूरी तरीके से आयनित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये पूरी तरीके से हमारा कैसा कहेंगे, पूरी तरीके से हमारा आयनित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये पूरी तरीके से आयनित हमारा है, ये क्वेश्चन में बोला, ये हम नहीं कह रहे। अगर कोई भी चीज पूरी तरीके से आयनित होता है इसका मतलब ये पूरी तरीके से जल में घुलनशील है। इसका मतलब है ये पूरी तरीके से जल में क्या है तो कहेंगे जल में घुलनशील है, इस बात को आप ध्यान रखें। पूरी तरीके से जल में क्या है तो कहेंगे घुलनशील होगा। अब मेरे भाई HCl की अगर बात करते हैं, ये जब टूटेगा तो यहां से क्या निकलेगा तो कहेंगे H प्लस निकलेगा, और क्या निकलेगा तो Cl माइनस निकलेगा। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई आयनाइज्ड अगर हमारा होता है तो जितनी मात्रा HCl की होगी, प्रोडक्ट इसकी मात्रा जितनी होगी उतना ही मात्रा इन दोनों का भी होगा। अगर हम यहां पर यह कह रहे हैं कि इसका कंसेंट्रेशन हमारा कितना इतना है, इसका मतलब इसका कंसेंट्रेशन 0.001 m अगर हमारा है तो इसका भी कितना होगा, कहेंगे यहां पर इन दोनों को मिलाकर के भी हमारा कितना होगा मेरे भाई, हम सीधा कह सकते हैं कि 0.001 हमारा होगा। इन दोनों का मिला करके हमारा इतना होना चाहिए। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये टूटने की बात कर रहा है, जब ये टूटेगा तो जितना ये था उसी के हिसाब से m हमारा ये क्या मास नहीं है, 0.001 m हमारा ये है, और ये कितना तो H प्लस भी हमारा कितना कहेंगे, ये भी हमारा 0.001, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है पूरी तरीके से आयनाइज्ड है, इसलिए 0 ये भी कितना तो 0.01 m हमारा हो जाएगा। यानी कि सब की मात्रा आपस में क्या हो जाएगी, इस तरीके से बराबर हो जाएगी। मात्रा नहीं है ये हमारा उसका कह सकते हैं वो वैल्यू आपको दे रखा 0.001 m HCl विलियन में पीएच मान क्या होगा ये बोला गया है। अगर पूरी तरीके से आयनाइज्ड हमारा अगर हो गया तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं मेरे भाई, पीएच लॉग हम लोग लगाएंगे। अगर पीएच लॉग लगाएंगे, पीएच मान पूछा गया तो नेगेटिव लॉग के साथ ये फॉर्मूला होता है, और ये कितना नेगेटिव लॉग के साथ हमारा क्या होता है कि यहाँ पर H प्लस हम लोग लेते हैं, क्योंकि आपको पीएच मान कैलकुलेट कर रहा हूं तो H प्लस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव हमारा लॉग के साथ कितना होगा, H प्लस की वैल्यू कितना तो इतना हमारा है। इसका मतलब मेरे भाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, तो नेगेटिव लॉग तो ये रहेगा ही रहेगा। इसको जब दशमलव को हटाएंगे तो 1/1000 हमारा हो जाएगा। और इसको और लिखिए, आप बढ़ते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन 10 की पावर यहां पर क्या तो -3 हो गया। अब मेरे भाई यहां पर -3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, और बच जाएगा 3 log 10। और मेरे भाई लॉग का अगर हम कहेंगे लॉग अगर 10 है तो बेस 10 लॉग का हमेशा होता है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए 3 गुना में क्या तो कहेंगे 1, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। तो पीएच मान कितना निकल करके आ जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 3 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ही आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट आंसर होना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस एसिड का उदाहरण है परंतु ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल नहीं है। ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल के लिए क्या कंडीशन होता है, उसमें आपका H+ आयन होना चाहिए। तो मेरे भाई जिसमें भी H+ आयन है वो ब्रोंस्टेड लॉरी को फुलफिल करता है, लेकिन जिस पर H हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वो ब्रोंस्टेड लॉरी को फुलफिल नहीं करता है। आप देखिए इसमें अगर आप हाइड्रोजन को अगर देखिए तो इसमें तो है, इसका मतलब मेरे भाई ये क्या दिखाता है, ये हमारा लुईस एसिड है। ये क्या है, कहेंगे हमारा एसिड भी है जिसको लुईस एसिड कहेंगे, इसमें ये भी है, साथ साथ इसमें हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रोंस्टेड हमारा लॉरी थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के लिए हम कहेंगे ये भी हमारा है, ये अम्ल हमारा एसिड है। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड भी हमारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें H है इसी की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए H होना जरूरी होता है। यहां पर भी हमारा है तो हम कहेंगे यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये NH4+ की अगर हम बात करते हैं
जो NH4 हमारा प्लस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे भाई ये क्या है, अगर इसमें H प्लस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ H प्लस हमारा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर H प्लस अगर हमारा है तो हम कहेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, ये लुईस एसिड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये लुईस एसिड हमारा नहीं है, ये लुईस एसिड हमारा नहीं है, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड नहीं है, ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा लुईस बेस होता है, इसको लुईस बेस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं यहां पर हाइड्रोजन अगर हमारा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर भी हमारा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हमारा ये क्या, तो चूंकि हाइड्रोजन है तो ये हमारा होगा। अगर BF3 की अगर हम बात करते हैं, ये लुईस एसिड होता है, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा लुईस एसिड होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड नहीं होगा, ये ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हमारा ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप मैच कराएंगे तो कौन सा आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, चूंकि आपसे बोला गया है कि कौन सा लुईस एसिड है लेकिन ये नहीं है, ये अम्ल नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ये जा करेक्ट। ठीक है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड की अगर बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, ध्यान रखेंगे, और अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, यानी कहने का मतलब किसी को ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड होने के लिए उसमें हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ये है, यहां पर हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब ये है, यहां हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ये नहीं है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हमारा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसमें बोला गया है कि जब KMnO4 की हम बात करते हैं, यानी कि KMnO4 की बात करते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाता है, तो KMnO4 का रिएक्शन मेरे भाई किसके साथ करा दिया गया, तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड जिसको H2C2O4 कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो मेरे भाई KMnO4 का जो रिएक्शन है वो किसके साथ रिएक्शन में भाग लेगा, H2C2O4 जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, जो टमाटर वगैरह में होता है, पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इन दोनों का मेरे भाई रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है, तो इस रिएक्शन से जो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे यहां पर MnSO4 हमारा बनता है, इससे क्या बनेगा, तो MnSO4 बनता है, और साथ ही साथ यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा बाहर निकलता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इस रिएक्शन में आपको यह, और आपसे कह रहा है कि बताइए अगर ये अभिक्रिया करता है, अगर ये दोनों अभिक्रिया करता है, यानी कि आपका KMnO4 जो अम्लीय माध्यम हमारा होता है, ये किसके साथ, तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड के साथ, अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक एसिड, ये अम्लीय माध्यम ये है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन जब हमारा KMnO4 करता है तो ये इसका निर्माण कर लेता है इस तरीके से, ये इसका निर्माण कर लेता है इस तरीके से, और पोटेशियम वगैरह भी हमारा क्या होता है, यहां से हमारा बाहर निकलेगा, उसको छोड़िए। तो मेरे भाई यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि KMnO4 में मैग्नीज का, किसका, तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। हम सिर्फ मैग्नीज वाले को छूछा करेंगे, दूसरा किसी को छुएंगे नहीं। हम कहेंगे अगर मैग्नीज वाले को अगर देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, तो कहेंगे 4 गो है। और इधर हमारा पोटासियम है, पोटासियम का कितना, तो +1 होता है। वैल्यू क्या कर दीजिए 0। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर 4 दूनी 8, उधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो +8 में से 1 घटेगा तो हमारा +7 हो जाएगा। इसका मतलब इस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा वो +7 है, और यहां पर इस मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। अब मेरे भाई यहां पर पहुंचते हैं और इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या X है, ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर X है। सल्फर का अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर जान चुके हैं मेरे भाई कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है। जब हम लोग ये जान चुके हैं यहां पर +7 हमारा होगा, आपको इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसका आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो +2 आ जाता है, यहां पर +2। इसका मतलब ये +7 से क्या हो गया, तो कहेंगे +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसका मतलब मेरे भाई ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन आता +7 से +2 में परिवर्तित हो जाता। अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है हमारा यहां पर करेक्ट है। आप सल्फर का निकालेंगे, उसके बाद आपका यहां पर निकल करके इसमें पुट करेंगे, तब जाकर के निकलेगा।
ठीक है। वैसे आप जान लीजिए सल्फर जो हमारा तो ऑक्सीजन फैमिली आता तो उसका भी -2 ही होता, आप निकाल सकते हैं। चलो निकाल के दिखा देते हैं इसको। ये हमारा क्या, तो मैग्नीज को आप x मान लीजिए। ऑक्सीजन फैमिली का अगर हम बात करते तो -2 होता, तो ये हमारा -2 हो गया। फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना, तो कहेंगे -2 होता है। कितने ऑक्सीजन, तो कहेंगे 4 होगा, बराबर में 0 कर दीजिए। कोई पावर नहीं तो बराबर में 0 कर दीजिए। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उधर जाएगा 8 हो गया। सल्फर का -2 हो गया, ये तो 10 हो जा रहा है। एक्चुअली में ये 2-3 स्टेप में हमारा सॉल्व होता है। जब 2-3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे ना, तब ये चीज निकल करके आता है। क्योंकि ये कंप्लीट रूप से हमारा बाय प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, हम लोग कहेंगे और भी चीज हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, इसीलिए ये चीज क्लियरिटी के साथ यहाँ पर नहीं आता है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +7 से कहा तो +2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो हो हमारा कितना, तो +7 से +2 होता हुआ तो दिख रहा है। ये रिएक्शन में भी इस तरीके से बताया गया, लेकिन 2-3 स्टेप में वो रिएक्शन हमारा होता है, उतना रिएक्शन की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो उतना बड़ा चीज हम आप डिस्कस करने के लिए नहीं आएंगे। तो हम सीधा कहेंगे S7+ से हमारा ये होता है, और भी चीजें हमारा है तो उसके बाद ये चेक होता है, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग +2 पर लेकर के गए, तो यहां से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +7 से +2 हमारा हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहां पर कह सकते हैं ऑक्सीजन अवस्था जो होगा हमारा +2 से +7 हो गया, इसमें परिवर्तित हो गया। और KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्जेलिक अम्ल CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। मेरे भाई जो ऑक्जेलिक एसिड हमारा था ये किस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा ये क्या हो गया, तो इस तरीके से ऑक्सीकृत हो गया। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन हमारा होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, तो ये भी हमारा यहां पर करेक्ट है। इसका मतलब सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, 1 2 3 4 हमारा सभी के सभी करेक्ट होंगे। तो 1 2 3 4 कहां है, ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्कीन का स्वजातीय श्रेणी क्या है। अल्कीन कह रहा, अल्कीन मेरे भाई CnH2n हमारा होता है। अल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है, अल्कीन के लिए हमारा अल्केन के लिए CnH2n+1 होता है। मेरे भाई यहां पर टॉलेंस रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर टॉलेंस रिएजेंट की हम बात करते हैं। ये जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो मेरे भाई एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, तो ये अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा किसको अलग करता है, तो आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड तथा एल्डिहाइड की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये किसको अलग करता है, तो एल्डिहाइड को अलग करता है। और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन को ये क्या करता है, तो अलग करता है। इस रिएजेंट की हम बात करते हैं। ये मेरे भाई एक तो इसको अलग करता है, दूसरा इसको अलग करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग किसका पता लगाते हैं, तो अल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाते हैं, सिंपल कीटोन नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन का पता लगाते हैं। इनसे हम लोग क्या, तो एल्डिहाइड का पता लगाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन का पता लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान है। लेकिन ये अल्फा हाइड्रोक्सिल सिंपल कीटोन नहीं होना चाहिए। अगर कीटोन कह रहा है तो सिंपल कीटोन का ये पता नहीं लगाता, इस बात को ध्यान रखेंगे इस रिएजेंट्स के माध्यम से। तो मेरे भाई अगर आपसे पूछा गया है कि यहां पर टॉलेंस अभिकर्मक जो हमारा होता है इसको हम लोग मेरे भाई यहां पर क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इससे किसका पता लगाते हैं हम लोग, मेरे भाई कीटोन का पता नहीं लगाते हैं। तो ये कीटोन ये प्रोपेनॉन है, ये कीटोन का है, ये नहीं होगा हमारा नॉन, देखिए ऑन लगा हुआ, ये हमारा कीटोन का नहीं होगा। इथेनॉल हमारा क्या, तो कहेंगे हमारा अल्कोहल का होगा, अल्कोहल का भी पता नहीं लगाते हम लोग, एल्डिहाइड का पता लगाते हैं जिसको CHO कहते हैं। और अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सिल होना जरूरी है। और ध्यान रखना मेरे भाई एसिटल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं, एसिटल्डिहाइड में हमारा क्या है, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यह एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इसका हम लोग पता लगाते हैं। और इसके एल्डिहाइड के लिए Al हमारा जुड़ा रहता है, तो इसका हम लोग पता लगाते हैं सभी कर्मक से, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ यहां पर हम आपको नोट करा देते हैं जो कि आपके एग्जाम का है। टॉलेंस रिएजेंट से हम पता चल गया किसका पता लगाते हैं, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करेगा, किस टेस्ट की बात करेगा, अगर आपको
आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात करता है, इस आइडोफॉर्म टेस्ट से किसका पता लगाते हैं? तो आइडोफॉर्म टेस्ट से आप एल्कोहल का पता लगाते हैं। किसका? तो आप कहेंगे यहां पर एल्कोहल का पता लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना, दूसरा एक टेस्ट का नाम हम लिख देते हैं जिसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर लिटमस टेस्ट के नाम से जानते हैं। या फिर दूसरा आप नाम याद रखेंगे, लिटमस टेस्ट बोल दे, या फिर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आपको ये टेस्ट अगर बोल देता है। ये टेस्ट किसका पता लगाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है उसका पता लगाता है। ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसका पता लगाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना, इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी पूछता है, ये क्वेश्चंस भी आपका पूछता है। टॉलरेंस टेस्ट के साथ आप जानेंगे ये धनात्मक परीक्षण हमारा क्या देगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर क्या देगा, तो सीधा कहेंगे हमारा ये यहां पर हम लोग कहेंगे कि एल्डिहाइड नहीं तो अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन देता है, ध्यान रखेंगे। अगला डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो पीरियोडिक टेबल में तो डी ब्लॉक आपने देखा होगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारा पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो डी ब्लॉक को जब आप देखेंगे तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इसको हम लोग यहां पर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, या संक्रमण धातु भी आप कहिएगा चलेगा। संक्रमण तत्व बोल दीजिए या फिर इसी को संक्रमण धातु बोलिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा धातु ही प्रेजेंट होता है। और डी ब्लॉक हमारा कहां से कहां? तो तीसरे ग्रुप से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं यही हमारा क्या होता है? जो संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु होता है ये हमारा क्या होता है? ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये हमारा क्या, तो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में जनरली हमारा काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। जनरली यही हमारा उत्प्रेरक होता है। जैसे आयरन है, आयरन भी डी ब्लॉक में आता है, निकल क्या डी ब्लॉक में आता है, कॉपर क्या डी ब्लॉक में आता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो मेरे भाई ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट ही जनरली हमारे क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट कहलाता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को फास्ट कर देना या रिएक्शन रेट को क्या कर देना, स्लो कर देना, वो हमारा कैटलिस्ट का काम होता है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे सर संक्रमण तत्व के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो बोला कि वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे जब कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने में आता है तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक में जैसे आयरन है तो आयरन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जैसे उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं दो होता है, जब वो दो होगा तो जाहिर सी बात उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे अल दो होगा। तो आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक जो हमारा होता है ये किसको दिखाता है? तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। इसका कोई पर्टिकुलर एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेट को ये दर्शाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये दर्शाता है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रंगीन आयन भी बनाते हैं मेरे भाई। और साथ ही साथ इसमें कैसा गुण होता है, तो कहेंगे इसमें कैटलिस्ट का गुण होता है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज होता है इसमें। ये सभी के सभी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन मेरे भाई मिलान करना है, और मिलान करके आप बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है। आयनिक बंधन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि आयनिक बंधन का निर्माण कब होता है। तो आयनिक बंधन का जो निर्माण हमारा होता है किसके किसके बीच में बनता है, तो याद रखना ये धातु और अधातु के बीच में बनता है। एक धातु होगा, दूसरा क्या होगा, तो अधातु। और धातु और अधातु के बीच जो हमारा बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन जल में घुलनशील होता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं ये हमारा किसके किसके बीच में बनता है, याद रखना है मेरे भाई, ये अधातु और अधातु के बीच में हमारा बनता है। एक अधातु दूसरा भी अधातु होगा तभी उसके बीच में ये बंधन बनता है। तो मेरे भाई हम लोग इतना बात तो कम से कम समझ लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है, कई बार आपको बता चुके हैं। और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यहां पर बॉन्ड बनता है, ये चीज आपको ध्यान है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है। आप ही बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो आपके सामने दे रखा है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर NaCl की बात कर रहा है, Na में सोडियम धातु है और ये अधातु है, इसका मतलब धातु अधातु हो गया तो ये आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये कैसा, तो कहेंगे यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड मेरे भाई हमारा पहला था, इसका मतलब ए का हमारा क्या करेगा, तो कहेंगे ए का हमारा 3 मैच कर गया। तो ए का 3 यहां पर 3 में है तो ए का 3 मैच कर गया। ये हमारा कार्बन क्या है, तो अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, इसका मतलब ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
यहां पर कैसा बंधन बनेगा तो इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं, यहां पर आप क्या कहेंगे तो इसका हमारा क्या मैच करेगा, तो हम कहेंगे 4 मैच करेगा। बी का हमारा क्या मैच कर रहा है, तो बी का हमारा यहां पर 4 मैच कर रहा है। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहां है, तो ए का 3 बी का 4 ये नहीं है, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, इसका मतलब यही आंसर होने की संभावना है। बाद बाकी बचता है मेरे भाई दूसरे को अगर हम लोग देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन बंधन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है, हाइड्रोजन बंधन तो हमारा कहां पर बनेगा, H2O कहां दे रखा है, H2O यहां दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा होता है। इसका मतलब डी का तो हमारा 1 मैच कर जाएगा, तो सी का इसका मतलब 2 मैच करेगा। तो आप देख लीजिए डी का 1 सी का 2, यहां पर आप सीधा कहेंगे डी का 1 सी का 2, यानी यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो अर्ध आयु काल हमारा क्या होगा। मेरे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं। एक दिन आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह के बारे में बता देंगे। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिएगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा होता है, इसके लिए अगर अर्ध आयु काल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हाफ लाइफ जो हमारा होता है उसका वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हमारा के होता है। एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कहेंगे यहां पर कुल समय जो हमारा होता है इसका रिलेशन हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ के साथ कैसा, तो कहेंगे एन में होता है, ये होता है हमारा। तो मेरे भाई जो हाफ लाइफ हमारा होता है ना, वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पर हमारा डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि के क्या है, तो इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि हमारा रेट कांस्टेंट होता है। तो हाफ लाइफ किस पर निर्भर कर रहा है, तो मेरे भाई यहां पर जो हाफ लाइफ अर्ध आयु काल होता है वो केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है, तो कहेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पर हमारा निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है। तो यहां कह रहा है कि प्रथम कोटि का विक्रिया रहे कि किसी कोटि का विक्रिया रहे, फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई कह रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता अगर दोगुनी कर दी जाए तो अर्ध आयु काल क्या होगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये केवल और केवल रेट कांस्टेंट पर निर्भर करता है। हाफ लाइफ कहीं पर भी मेरे भाई हम देख रहे हैं कि यहां पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कहेंगे सीधा का मेरे भाई कितना भी गुना कर दीजिए अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि हाफ लाइफ जो हमारा सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, आंसर करेंगे सी। हाफ लाइफ केवल और केवल हमारा रेट कांस्टेंट का क्या है, तो उल्टा होता है, रेट कांस्टेंट का उल्टा, अगर ये दो गुना तो ये आधा, ये अगर आधा तो ये दो गुना। उसके बाद आता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं मेरे भाई। फ्रैंकल डिफेक्ट की हमारा अगर बात होता है तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना शॉर्ट की डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा होता है, लेकिन ये 12th का चीज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा होता है इसमें क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा क्या है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग को बात करना होता है इसमें। तो फ्रैंकल डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट हमारा होता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारा क्या है एटम है, और उस एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा होगा कुछ ऐसा होगा, इसमें कुछ चीज हमारा प्लस होगा तो कुछ चीज हमारा क्या होगा, तो माइनस भी होगा, कुछ प्लस होगा तो कुछ 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 माइनस भी हमारा होता है। इस तरीके से कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस, कुछ प्लस तो कुछ माइनस, कुछ प्लस तो कुछ माइनस, ये हमारा इस तरीके से हाईली अरेंज्ड होता है, प्लस माइनस ऐसे अरेंज होता है, प्लस माइनस हमारा क्या होगा, तो पूरी तरीके से ये अरेंज्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस करके अरेंज होता है। तो अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो जो हमारे प्लस आयंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जो माइनस होते हैं ये यहीं पर हमारा फिक्स रह जाता है, इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर हमारा क्या होता है, खाली जगह यहां पर रह जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में बड़ा अंतर होता है और यह सामान्य संख्या को कम कर देता है। मेरे भाई अगर मान लेते कि पॉजिटिव चीज हमारा बाहर निकल जाएगा तो यहां का खाली स्थान हो जाएगा, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो ये डेंसिटी इसका क्या होगा, कहीं यहां पर हमारा घट जाएगा, इसकी डेंसिटी यहां पर क्या होगी, तो हमारा ये घट जाएगा, और जब डेंसिटी घटेगा तो राइट सी बात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये 12th का चीज, इस बात को मैं फिर से कह देना चाहता हूं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा घट जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, जिसका डेंसिटी कम उसका कोऑर्डिनेशन हमारा कम होता है। तो हम लोग कहेंगे इसमें बड़ा अंतर हमारा होता है, आकार में बड़ा अंतर हमारा हो जाएगा, धनायन और ऋणायन के आकार में बड़ा अंतर होता है, और समन्वय संख्या क्या होता है इसका कम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति हमारा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो मेरे भाई टेफ्लॉन क्या है, तो मैनमेड पॉलीमर होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जबकि सेलुलोज की बात करते हैं,
जो कि हमारा कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल होगा। लेकिन टेफ्लॉन जो हमारा होता है ये बनता है, किससे बनता है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन से टेफ्लॉन बनाया जाता है। और टेफ्लॉन इससे हमारा क्या बनता है, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है वो टेफ्लॉन से ही तो बनता है। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर है, हमारा बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बफर सॉल्यूशन का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है। तो बफर सॉल्यूशन कहने का मतलब हमारा क्या होगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम बफर सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है, अगर बफर सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा मात्रा में एसिड और थोड़ा मात्रा में अगर आप बेस को मिलाते हैं तो उसके पीएच मान में कोई अंतर नहीं होने देता है। तो मेरे बस बफर सॉल्यूशन का कार्य क्या होता है, इसकी कार्य की अगर बात करते हैं, अगर आप कहेंगे थोड़ा सा मात्रा में, किस मात्रा की अगर बात करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में एसिड और बेस को मिलाने से, एसिड और बेस को मिलाने, थोड़ी मात्रा में एसिड और बेस को मिलाने से, एसिड और बेस को क्या करने से, तो मिलाने से, थोड़ी मात्रा में एसिड और बेस को मिलाने से आपको ध्यान रखें कि पीएच का जो लेवल होगा, पीएच का लेवल मेरे भाई, पीएच का जो लेवल होगा वो कैसा होगा, तो हमारा पीएच का जो लेवल होगा वो हमारा कैसा, तो नियंत्रित होता है। पीएच का लेवल हमारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, इस बात को ध्यान रखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मेरे पास जब भी बफर सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो बफर सॉल्यूशन में अगर आप अल्प मात्रा में, कितनी मात्रा में, अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में अगर एसिड और बेस को आप मिलाते हैं या अम्ल और क्षार को अगर मिलाते हैं तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नगण्य परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन आने नहीं देता, उसी को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग यहां पर बफर सॉल्यूशन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप थोड़ी सी मात्रा में एसिड, थोड़ी सी मात्रा में अगर बेस मिलाते हैं तो वैसी परिस्थिति में उसके पीएच मान में कोई अंतर नहीं होने देता है, उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देता, तो वही हमारा बफर सॉल्यूशन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, मिलान करना आपको बताना है, आप सभी लोग जानते हैं। यहां पर अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, जो कि हमारा प्लांट सेल में नहीं होता लेकिन एनिमल सेल में होता है। राइबोसोम हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी हमारा दे रखा है, प्रोटीन का रूपांतरण एवं हमारा संवेष्टन पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो आप राइबोसोम की अगर बात करेंगे, किसका निर्माण करेगा, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। मेरे भाई 3 का तो हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि 3 का हमारा बी हो जाएगा। अगर 3 का हमारा बी हो गया तो 3 का तो बी होना चाहिए, यहां 3 का डी रखा नहीं है, यहां 3 का ए है, नहीं है, 3 का क्या होगा, तो बी होगा, तो यही आंसर होने की संभावना है। आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आत्महत्या की जो थैली होती है, जिसको अंतःकोशिकीय पाचन हम लोग कहते हैं, तो मेरे भाई ये कौन करता, तो कहेंगे ये हमारा लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम हमारा क्या था, उसके पास मेरे भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को खत्म करने का काम करता है। ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो आत्महत्या की थैली का रिलेशन हमारा किसके साथ है, तो लाइसोसोम, लाइसोसोम यानी कि डी का हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर 2 मैच कर रहा है, डी का 2 मैच कर रहा है। तो डी का 2 है क्या, देखो डी का 2 दिख रहा है, डी का 2 मैच कर रहा है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, मिला लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मियोसिस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये मियोसिस हमारा क्या, इस बात को समझिए। मियोसिस हमारा क्या, तो सेल डिवीजन की हम बात करते हैं। ये किसकी प्रक्रिया, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखना। मियोसिस हमारा किसकी प्रक्रिया, तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है। और इस मियोसिस में हमारा क्या होता है, तो इस मियोसिस में मेरे भाई मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का हमारा निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होगा, तो जो मेल गैमेट होता है, किसका निर्माण होगा, तो जो मेल गैमेट्स की हम बात करते हैं, मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। और साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, तो इसी में हमारा फीमेल गैमेट का भी निर्माण होता है। इसी में फीमेल गैमेट भी हमारा बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी में फीमेल गैमेट का भी क्या होगा, तो कहेंगे फीमेल गैमेट का भी इसी में निर्माण होता है। तो मेल गैमेट का निर्माण, फीमेल गैमेट का निर्माण। तो मेल गैमेट किसको कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं। और फीमेल गैमेट किसको कहते हैं, तो ओवम को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई मियोसिस में हमारा क्या होता है, स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यही स्पर्म और ओवम हमारा क्या, तो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। यही किसमें भाग लेता है, तो आपको ध्यान रखना, यही लैंगिक प्रजनन में हमारा भाग लेता है। और लैंगिक प्रजनन जब आती है तो इससे भिन्नताएं अधिकतर देखने को मिलती है, विविधताएं अधिक आ जाती है। इससे क्या देखने को मिलती है मेरे भाई, तो जो विविधताएं होती है, विविधताएं जो है ये आपको अधिकतर देखने को मिलती है, भिन्नताएं ज्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे भाई अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, कायिक परिवर्धन में तो नहीं होगा। कायिक परिवर्धन आपको कह सकते हैं कि आप वेजेटेटिव प्रोपगेशन में तो नहीं होगा, यहां तो रिप्रोडक्शन हमारा होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट शामिल होता है।
तो ये तो नहीं होगा। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में युग्मकों का निर्माण यानी कि गैमेट्स का निर्माण, यानी आप कह सकते हैं मेरे भाई ये तो गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जिससे गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाती है और आनुवांशिक विविधता क्या करती है, उत्पन्न करती है मेरे भाई। यही आंसर हम लोग यहां पर राइट करेंगे, और लैंगिक प्रजनन नहीं होगा। आगे चलते हैं। मानव जीवन में न्यूक्लियोटाइड्स क्षार के योग अनुयुग्मक के अनुमानित संख्या कितनी होती है? लगभग 3 बिलियन होता है, याद रख लीजिएगा। वैसे मानव जीनोम कहना, जीनोम क्या है? तो जीन की इकाई को जीनोम कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर कितने? तो 36 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जबकि अगर जीनोम की अगर बात करते हैं उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स बेस होते हैं? तो याद रखना 3 बिलियन हमारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक प्रक्रिया जो होती है केल्विन में कहां होती है? तो मेरे भाई केल्विन साइकिल हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? केल्विन मेल्विन साइकिल होता है कि नहीं होता? होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्रकाश संश्लेषण की हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो हमारा होता है ये 2 तरीके से होता है। इसमें जो रिएक्शन हमारा प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं ये 2 तरह का होता है। एक हमारा डार्क रिएक्शन होता है और एक हमारा कैसा तो कहेंगे यहां पर लाइट रिएक्शन होता है। एक यहां पर डार्क रिएक्शन तो एक लाइट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन हमारा होता है ये किस में होता है? तो मेरे भाई डार्क रिएक्शन जो हमारा होता है ये किस में होगा? तो स्ट्रोमा में होता है। ये किस में? तो स्ट्रोमा में होता है। और लाइट रिएक्शन किस में होगा? तो थैलेक्वाइड में होता है। ये किस में होगा? शायद यही होता है। लाइट रिएक्शन हमारा थैलेक्वाइड में होता है। थैलेक्वाइड क्या होता है? थैलेक्वाइड किसको बोलते हैं मेरे भाई? तो बहुत सारे स्ट्रोमा का जो ग्रुप होता है उसी को नहीं। थैलेक्वाइड की अगर हम बात करते हैं, थैलेक्वाइड हमारा क्या होता है? दूसरा चीज होता है। स्ट्रोमा की अलग बात करेंगे, स्ट्रोमा हमारा अलग चीज होता है। लेकिन याद रखना कि ये हमारा कहां पर देखने को मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ हमारा मौजूद होता है। तो उसमें स्ट्रोमा और थैलेक्वाइड दोनों चीज की हम बात, एक में डार्क रिएक्शन होगा तो एक में लाइट रिएक्शन हमारा होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा प्रकाश, अच्छा अप्रकाशिक बोला है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहने का मतलब आपका क्या है? डार्क रिएक्शन की ओर जा रहा है। अप्रकाशिक, प्रकाशिक नहीं है, इसका मतलब ये डार्क रिएक्शन को फोकस कर रहा है। ये किसको फोकस कर रहा है मेरे भाई? तो आप सीधा कहेंगे सर ये डार्क रिएक्शन की तरफ जा रहा है। और जो डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट दिया था वो ब्लैकमैन ने दिया था। इस बात को नाम ही इसका पता चलता है। ये ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा। ये कॉन्सेप्ट जो दिया था वो ब्लैकमैन की हम बात करते हैं। ब्लैकमैन ने ये कंसेप्ट दिया था। तो इसका कंसेप्ट ब्लैकमैन ने दिया था और इसका कंसेप्ट किसने दिया था मेरे भाई? रॉबर्ट हिल ने दिया था। लाइट रिएक्शन का कंसेप्ट रॉबर्ट हिल ने दिया था। तो डार्क रिएक्शन किसमें होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो आप ऐसे ही आंसर कर लेते, इसमें हरित लवक के स्ट्रोमा में ये रिएक्शन संपन्न होता है। हरित लवक की स्ट्रोमा में ये रिएक्शन संपन्न होता है। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के अंत में पायरुविक एसिड के एक अणु से एटीपी के कितने अणु शुद्ध लाभ होता है? यदि ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो यह क्रेब्स चक्र में प्रवेश करे तो कुल लाभ नहीं पूछा गया, केवल ग्लाइकोलिसिस का पूछा गया है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये बात तो सबको पता होगा। ग्लूकोज टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज टूटने की जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? इसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस हम लोग कहते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है ये किस में होता है मेरे भाई? ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये किस में होगा? तो साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कहने का मतलब है कोशिका द्रव की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये कोशिका द्रव में होता है। और जब ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है उस समय कितना एटीपी बनता है? तो मेरे भाई 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 ही एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस में। और क्वेश्चन भी आपको ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी और ग्लाइकोलिसिस में आपको क्या? तो कहेंगे 2 एटीपी ऊर्जा हमारा यहीं पर बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में यह बात बोल दिया है कि केवल ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस में अगर एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा तो कहेंगे 2 ही एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। और आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कौन सा हार्मोन कह रहा है कि हमारे ब्लड में पाया जाता है? मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, हमारा ये जो ब्लड होता है, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में एक हार्मोन पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड में कौन सा हार्मोन? तो मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है? अच्छा ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहां पर सीधा सा बात है कि मानव शरीर का कौन सा हार्मोन, शरीर का कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है? तो कैल्शियम लेवल को अगर कंट्रोल करेगा तो कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है, नाम से ही पता चलता है। तो इसका मतलब हमारा कैल्सिटोनिन कहां पे? ये तो नहीं होगा। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ये नहीं होगा। एड्रेनलिन भी हमारा नहीं होगा। हमारा आंसर यही होगा पैराथायराइड
और साथ ही साथ पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की हम बात करते हैं, यही होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में हमारा कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन भी हमारा वही है, ध्यान रखेंगे, वही काम करता है। डीएनए की जो डबल संरचना होती है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। आपको याद भी रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हरगोविंद खुराना का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है मेरे, नोबेल प्राइज भी इसको मिला गया। हरगोविंद खुराना बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके, याद रखना मेरे भाई, ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना जो खोज किया था, जेनेटिक कोड का खोज किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, जेनेटिक कोड का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो मेरे हरगोविंद खुराना ने किया था। और जेनेटिक कोड के खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब, 1968 की बात है, उस समय सम्मानित किया। और मेंडल साहब को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हमारा होता है लैब में मेरे पास अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जो हमारे जीएम क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जीएम क्रॉप में आप देखे होंगे एक तो हमारा बीटी बैगन और एक हमारा बीटी क्या होता है, कॉटन होता है। जीन थेरेपी भी हमारा यहां पर किन्वर और एंटीबायोटिक्स और टीके का उत्पादन भी हमारा होता है। ये सब हमारा इससे रिलेटेड आंसर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं, मिलान करना मेरे भाई, इसमें भी मिलान कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि अंडाशय जो ओवरी होता है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसका मतलब डी का तो हमारा 1 मैच कर जाएगा, डी का 1 मैच कर गया। आगे चलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट करता है, इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर बी का 3 मैच कर गया। पीयूष ग्रंथि से तो बहुत सारा का हार्मोन हमारा सिक्रेशन करता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन कार्टिसोल जो हमारा सिक्रेट करता है वो कहां से, अधिवृक्क ग्रंथि से करता है। इसका मतलब है मेरे भाई इसका मिलान हमारा इसके साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी का हमारा 2 हो जाएगा मेरे भाई, आप मिला सकते हैं। कौन नहीं बचा, तो 4 नहीं बचा, तो 4 3 2 1 करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन ये सब हमारा बहुत सारा हार्मोन कहां से, तो पीयूष ग्रंथि सिक्रेट करता है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आंसर। आगे चलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका WBC मेरे भाई हमारे ब्लड में होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड में जो ब्लड में पाया जाता है क्या, तो कहेंगे आरबीसी होता है। हमारे ब्लड में क्या होगा, तो कहेंगे WBC होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है, कहेंगे ये प्लेटलेट्स होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे ब्लड में ये सब पाया जाता है। लेकिन ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो सॉलिड होते हैं। ये सभी के सभी हमारे सॉलिड फेज में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसी में आपको WBC पूछा गया, तो मेरे भाई WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखना। ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता को तैयार करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करता है। हमारे ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करता है। और ये कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना ये 5 प्रकार का हमारा होता है। 5 प्रकार में अगर आप देखिएगा तो कौन कौन सा, तो याद रखना मेरे भाई, मोनोसाइट्स का नाम आपने सुना होगा, मोनोसाइट्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर मोनोसाइट्स की अगर बात करते हैं, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहां पर मोनोसाइट्स हो गया। अगर हम बात करते हैं यहां पर हमारा और कौन सा हो जाएगा, एस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स भी हमारा होता है, नहीं तो मोनोसाइट्स हो गया। एस्नोफिल की हम बात कर लेते हैं, चलो लिखते चले जाते हैं। एस्नोफिल्स की बात करते हैं, एस्नोफिल्स की हम बात करते हैं। साथ ही साथ किसकी बात करते हैं, तो बेसोफिल्स की हम बात करते हैं, ये हमारा बेसोफिल हमारा होता है। साथ ही साथ आपको याद करना है मेरे भाई, न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं, ये सब हमारा होता है। इसमें हमारा होगा और कौन होता है, बताइए जल्दी से, एक और कोई छूट रहा है। मोनोसाइट्स हमारा हो गया, मोनोसाइट्स तो हमारा होगा ही, और एक कोई छूट रहा है, बताइए जल्दी से, फास्ट आप लोग भी बताइए कौन सा करेंगे। एक और हमारा होता है, वो कौन सा होगा मेरे भाई, तो लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा लिम्फोसाइट्स की हम बात करते हैं। सबसे अधिक संख्या किसका होगा, तो इसका होगा। सबसे कम संख्या बेसोफिल्स का होता है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई बस हमारे WBC के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार है। आंसर कितने प्रकार, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर आप कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में किस क्षेत्र में मानवीय गतिविधि पूरी तरीके से बैंड होता है, प्रतिबंधित होता है, तो उसको कोर एरिया कहते हैं, कोर एरिया में होता है। तो मानवीय गतिविधि ट्रांजिशन जोन में होता है। हम लोग जो रहते हैं इसको मानव गतिविधि की अगर हम बात करते हैं, मानव जो गतिविधि हमारा होता है उस किस क्षेत्र में होता है, ट्रांजिशन एरिया में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो जाएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बफर जोन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बफर जोन में केवल शोध होता है, शोध की बात करते हैं, केवल शोध। और साथ ही साथ कहेंगे केवल शोध के साथ साथ हम लोग कहेंगे शिक्षा गतिविधि, केवल शोध और शिक्षा गतिविधि हमारा होता है।
गतिविधि हमारा ये होता है शामिल, ये हमारा होगा। और जो कोर एरिया हमारा होता है इसमें मानव गतिविधि को रोक लगा रहता है, यही आपसे पूछा गया था। डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं दिया गया था? तो मेरे भाई उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर जोर नहीं दिया गया था डार्विन के द्वारा, क्योंकि ये हमारा लेमार्क का यहां पर सिद्धांत होता है। ओवर प्रोडक्शन पर दिया गया था कि ओवर प्रोडक्शन, एक से अधिक बच्चा आप पैदा कर सकते हैं, उस पर दिया गया था। विभिन्नताएं तो उसमें आएगी, तो ये सब हमारा क्या था, डार्विन के बारे में था। आगे चलते हैं, रुधिर वाहिकाओं की बात करते हैं। रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम करता है, जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट्स हमारा होता है। मेरे भाई एक कोगुलेंट्स होता है, एक हमारा एंटीकोगुलेंट्स होता है। हम सभी लोग जानते हैं रक्त को जो थक्का बना देता है उसको कोगुलेंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? तो उसको कोगुलेंट कहते हैं। कोगुलेंट किसको कहेंगे? जो रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने वाले को क्या कहते हैं? रक्त को थक्का बना, रक्त को थक्का बनाने वाला क्या कहलाता है? बनाने वाले को कोगुलेंट्स कहते हैं। और एंटी कोगुलेंट्स कहने का मतलब है उसी का जस्ट उल्टा। एंटी कोगुलेंट्स कहने का मतलब है मेरे भाई जस्ट उसी का उल्टा, जो कि रक्त को थक्का होने से बचाता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, बनने नहीं देता, रक्त को थक्का बनने नहीं देता। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, हमारे ब्लड में होता है मेरे भाई हेपरिन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हेपरिन का नाम आपने सुना होगा। हमारा कौन होता है? एक हमारा हेपरिन होता है। हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो हेपरिन होता है। और ये हेपरिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको कोगुलेंट यानी कि जमने नहीं देता है, हेपरिन जमने नहीं देता है। और ये हेपरिन का सिक्रेशन कहां से होता है? यकृत से सिक्रेट करता है। ये हेपरिन हमारा जो होता है ये कहां स्रावित होता है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना कि हेपरिन का सिक्रेशन जो होता है, इसका जो स्रावन होता है, इसका सिक्रेशन कहां से? तो हमारे लीवर से, यकृत से होता है। और जो हमारा यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ये दोनों के दोनों कोगुलेंट्स होते हैं। ये क्या करता है? ब्लड को गार्ड, ये ब्लड को क्या करता है मेरे भाई? ये दोनों के दोनों ब्लड को थक्का बनाता है। ये कोगुलेंट्स है, ये एंटी कोगुलेंट्स हमारा हो जाएगा। ये दोनों कोगुलेंट्स होता है, ये एंटी कोगुलेंट्स होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, ईसीजी हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट हमारा होता है। ये कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है नहीं? तो इसी में हमारा क्या होता है? क्यूआरएस हमारा सौमिश्र, जिसको क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो किस चीज को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है मेरे भाई किसको? तो डीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। आपको नीलाएं के अनिलों का विध्रवन यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन था मेरे भाई थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टफ क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो इजी क्वेश्चंस भी आपको आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।